हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर आप 5000 लाइक तक पहुंचा दोगे तो मैं 75 क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन दूंगा और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री में दूंगा। तो पीडीएफ आप लोगों को फ्री में कहां पे मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए। पूरा पीडीएफ फ्री में आप लोगों को कलर वाइज फ्री, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, पूरा फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। और 75 टॉपिक इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में समझाया गया है और बोर्ड परीक्षा में 100% टॉपिक आएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। मैंने वादा किया था कि अलग अलग टीचरों के माध्यम से मैं सारे टॉपिक कवर कराने वाला हूं। तो बायोलॉजी के टीचर हैं जो कि आपको पूरा एक एक वर्ड डिफाइन करेंगे और 75 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो जितने टॉपिक है आराम से आप पढ़िए बिल्कुल, और वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी बायोलॉजी के पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए और इस वीडियो के माध्यम से वो अच्छे नंबर लेकर आ पाए। पीडीएफ कहां मिलेगा एक बार फिर मैं चर्चा करना चाहूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे फ्री में पीडीएफ मिलेगा। 10 रुपया देकर कहीं से आप निकलवा कर उसको याद कर लीजिएगा। तो एक एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने प्रश्न आप देख रहे हो पूरा डिटेल में समझाया गया है। आराम से वीडियो पूरा देखना, नोट्स बना लेना इसका, और अच्छे तरीके से इसको याद करके ही जाना, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों को एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछेगा। चलिए बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है अपरिपक्व परागकोश का चित्र। अपरिपक्व परागकोश का चित्र इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है। अब पहले हम जानेंगे परागकोश क्या होते हैं। परागकोश फूल के हम यहाँ पे देखिए, फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं। पहला होता है वायदल, वायदल। दूसरा होता है दल पुंज। तीसरा होता है पुंकेसर। और चौथा होता है स्त्री केसर। वह दल जो होता है पुष्प का प्रथम चक्र होता है। दल पुंज पुष्प का द्वितीय चक्र होता है। पुंकेसर को पुष्प का नर जनन अंग कहते हैं, जबकि स्त्री केसर को फूल का मादा जनन अंग कहते हैं। पुंकेसर जो होता है फूल का नर जनन अंग होता है। पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है तंतु, दूसरा होता है परागकोश। और इसी परागकोश के बारे में हमें आपको बताना है। अब परागकोश इस तरह से इसको कहते हैं तंतु, यहाँ पे लगा होता है परागकोश। परागकोश का जब अनुप्रस्थ काटते हैं तो जैसा चित्र में देख रहा है, दे दिया है, चित्र में दिया है यहाँ पे कि इसके बाहर एक मोटी परत जैसी आवरण देखती है, इसको कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस या वाइडर्मिस। इसके बीच में एक खाली स्थान है, इसको कहते हैं स्टोमियम, स्टोमियम। और यहाँ पे अगर एक पराग कोश की बीजाणु धानी की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक का नाम है इंडोथीसियम और दूसरे का नाम है टेपिटम। जो इंडोथीसियम की कोशिका होती है यही पराग कणों को निर्माण करती है, जबकि जो टेपिटम कोशिका होती है यह टेपिटम कोशिका पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ये चित्र के माध्यम से, चित्र इम्पोर्टेंट है, इस चित्र में सब कुछ स्पष्ट दे दिया गया है। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है परिपक्व परागकोश का चित्र। परिपक्व का मतलब होता है कि जब परागकोश में पराग कणों का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है तो उसे परिपक्व परागकोश कहते हैं। इसका जब अनुप्रस्थ काट कर देखेंगे तो हमने भी बताया कि जो स्टोमियम की जो दीवार होती है परिपक्व हो जाने के बाद यह टूट जाती है, और टूटने के बाद यहाँ से मैच्योर अवस्था में, पूर्ण विकसित अवस्था में परागकण इस स्टोमियम के द्वारा बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और यह आपको परिपक्व परागकोश का चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे स्टोमियम है, स्टोमियम की यहाँ पे दीवार टूट रही है, यहाँ से परागकोश, परागकण बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आवृत बीजी बीजांड का चित्र। बीजांड, बीजांड होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। बीजांड देखिए, अभी बताएं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। चौथा भाग होता है स्त्री केसर। पुष्प का स्त्री केसर जो होता है यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग। हमने बताया था कि स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, और तीसरा होता है अंडाशय। इस सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र।
इस बीच वाले भाग को कहते हैं वर्तिका। नीचे वाले भाग को कहते हैं अंडाशय। इसी अंडाशय के बीच में एक गोल सी संरचना होती है। इस गोल सी संरचना को ही कहते हैं बीजांड। बीजांड। इस बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं हम लोग भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश में देखेंगे, भ्रूणकोश में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूणकोश के ऊपर 3 प्रकार की कोशिका होती है, इसे कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। बीच में 2 प्रकार की कोशिका होती है, इसे कहते हैं ध्रुवी कोशिका। ध्रुवी कोशिका। नीचे एक बड़ी कोशिका होती है, इसे कहते हैं हम लोग अंड कोशिका। अंड कोशिका से 2 सटी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं हम लोग सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख पा रहे हैं, चित्र में यहाँ पे ये थैलीनुमा संरचना है, इसको कहते हैं हम लोग भ्रूणकोश, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक। इसके जो खाली स्थान वाले भाग होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग न्यूसिलस। न्यूसिलस। खाली स्थान वाले भाग को कहते हैं न्यूसिलस। अब बीजांड के ऊपर चारों ओर से आवरण घेरा होता है, इसको कहते हैं अध्यावरण, या अंग्रेजी में कहते हैं इंटीगुमेंट। उसके बाद यहाँ पे बीजांड के सबसे नीचे वाले भाग को कहते हैं बीजांड द्वार या मुख द्वार, तथा पीछे वाले भाग को कहते हैं हाइलम। यह चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह परीक्षा में हर बार पूछा गया है कि द्विबीजपत्री यानी बीजांड का अनुप्रस्थकार का चित्र बनाइए या बीजांड के बारे में लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, चित्र समझ लीजिए, और समझने के बाद इस चित्र के माध्यम से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे बीजांड के ऊपर चारों ओर से आवरण होता है, इस आवरण को इंटीगुमेंट कहते हैं। बीच में एक गोल सी संरचना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूसिलस। बीच में थैलीनुमा संरचना होती है, इस थैलीनुमा संरचना को कहते हैं इम्ब्रियोसैक या भ्रूणकोश। ऊपर 3 कोशिकाएं, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका। नीचे एक बड़ी कोशिका होती है, जिसको कहते हैं एग सेल। एग सेल के बाद बीच में 2 कोशिकाएं होती हैं, इसको कहते हैं हम लोग ध्रुवी कोशिका। चलिए बच्चों, देखते हैं चौथा प्रश्न, परागण। परागण। परागण का मतलब हमने अभी समझाया था आप लोगों को। फूल 2 प्रकार के होते हैं। फूल 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि चित्र में आपको हम दिखा रहे हैं। फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी फूल, दूसरा होता है द्विलिंगी फूल। द्विलिंगी फूल। एक लिंगी फूल उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही गैमीट पाया जाता है, या तो नर जनन अंग हो या तो मादा जनन अंग हो। ऐसे फूलों को एक लिंगी फूल कहते हैं। जबकि द्विलिंगी फूल हम उसे कहते हैं जिसमें दोनों गैमीट एक ही साथ पाए जाते हैं। नर जनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जब एक ही फूल में पाए जाते हैं, तो ऐसे फूलों को द्विलिंगी कहते हैं। जैसे यह द्विलिंगी फूल का चित्र यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपका स्त्री केसर है, और स्त्री केसर से जुड़ा हुआ ये पुंकेसर है। पुंकेसर के हमने अभी भाग बताए थे पिछले चैप्टर में। एक होता है तंतु, दूसरा होता है परागकोश। परागकोश। और इसी परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। तो परागण है आपका। परागण हमने बताया कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण पूछा जाता है कितने प्रकार का होता है, तो परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं।
यह परागण दो लिंगी पुष्पों में पाया जाता है। अभी हमने आपको समझाया दो लिंगी पुष्प का मतलब होता है कि ऐसे फूल जिसमें नर जनन अंग पुंकेसर और मादा जनन अंग स्त्रीकेसर दोनों एक ही साथ पाए जाते हैं, ऐसे फूलों को द्विलिंगी फूल कहते हैं। तो स्वपरागण हमेशा द्विलिंगी फूलों में पाया जाता है। उसके बाद पर परागण देखते हैं। यह पर परागण जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु परागण, उसके बाद होता है जल परागण, जल परागण के बाद कीट परागण। तो पहले देखते हैं वायु परागण। वायु के द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को वायु परागण कहते हैं, जैसे मक्का, बांस, गन्ना आदि। इन सभी पौधों में जब हवा चलती है तो हवा के माध्यम से जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जल परागण। जल परागण जल के द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को जल परागण कहते हैं। जैसे जल वाले पौधे जैसे कमल, निम्फिया, जलकुंभी आदि पौधों में यह जल परागण पाया जाता है। उसके बाद आता है कीट परागण। कीट परागण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कीट परागण कई बार पूछा गया है, अर्थात कीटों के द्वारा पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कीट परागण कहते हैं। जैसे एक प्लांट है साल्विया, जैसे परीक्षा में पूछा कीट के द्वारा परागित दो पौधों के नाम लिखिए, तो एक साल्विया, दूसरा सूर्यमुखी, तीसरा रात की रानी। चलिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। द्विनिषेचन। द्विनिषेचन निषेचन प्रक्रिया क्या होती है? निषेचन का अर्थ होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब इस द्विलिंगी पुष्पों में आपको दे रखा है निषेचन। निषेचन द्विनिषेचन क्या होता है? तो द्विनिषेचन हमने अभी आपको फूल के बारे में बताया था कि यह स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। और ये है आपका अंडाशय। अंडाशय के बीच में हमने अभी बताया था कि एक गोल सी संरचना होती है जिसको कहते हैं बीजांड, और इस बीजांड के बीच में एक थैली नुमा संरचना होती है जिसको कहते हैं हम लोग भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के ऊपर तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। और नीचे एक बड़ी कोशिका होती है, इसे कहते हैं हम लोग अंड कोशिका। अंड कोशिका। और बीच में दो कोशिका होती है, इसे कहते हैं हम लोग ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका। अब हमने अभी बताया कि यह यहाँ से लगे होते हैं आपके नर जनन अंग पुंकेसर। इस पुंकेसर के ऊपर परागकोश होता है। परागकोश में हमने बताया था परागकणों का निर्माण होता है। परागकण से परागकोश से परागकण जब हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या जंतुओं के द्वारा जब यह परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परागण कहते हैं। परागण के फलस्वरूप यह जो कोशिका होती है परागकण की दो सेल की अवस्था में पहुंचती है। दो सेल की अवस्था में पहुंचती है वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद इस परागकण के ऊपर दो प्रकार का आवरण होता है। एक होता है वाय स्तर और दूसरा होता है मध्य स्तर। दूसरा क्या होता है? अंत स्तर। सॉरी, इसको कहते हैं अंत स्तर। वाय स्तर स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। वाय स्तर स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। स्पोरोपोलिनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि परागकण का जो वाय स्तर होता है किसका बना होता है? तो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। जबकि जो अंत स्तर होता है, यह अंतर स्तर जो होता है पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अब यहाँ पे परागण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो वाय स्तर होता है स्पोरोपोलिनिन, इस वर्तिकाग्र पर मैलिक अम्ल का स्रावण होता है। मैलिक अम्ल का।
मैलिक अम्ल के स्रावण के फलस्वरूप यह स्पोरोपोलिन की दीवार यहाँ से टूट जाती है और उसमें से जो पहली कोशिका होती है यह पराग नली का निर्माण करती है। यह पराग नली का निर्माण करती है और पराग नली निर्माण होते होते बीजांड के मुख्य द्वार तक चली जाती है। उसके बाद जो दूसरी कोशिका होती है यह बीच में आकर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बंटने के फलस्वरूप इसमें से एक जो कोशिका होती है वह अंड कोशिका से आकर मिलती है जिसे प्राथमिक निषेचन कहते हैं। प्राथमिक निषेचन कहते हैं जिसे प्राथमिक निषेचन कहते हैं। जबकि जो दूसरी कोशिका होती है परागकण की यह आकर इस ध्रुवीय कोशिका से जुड़ जाती है और इसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक निषेचन। द्वितीयक निषेचन और द्वितीयक निषेचन की खोज किया था एस.जे. नवास्चिन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है द्वितीयक निषेचन की खोज कौन किया था, तो एस.जे. नवास्चिन। एस.जे. नवास्चिन याद रखिएगा। द्वितीयक निषेचन हमने अभी बताया कि जब परागकण की दूसरी कोशिका होती है जब ध्रुवीय कोशिका से मिलती है तो उसे द्वितीयक निषेचन कहते हैं। द्वितीयक निषेचन के फलस्वरूप यह जो ध्रुवीय कोशिका होती है इसकी गुणसूत्रों की संख्या 3n हो जाती है और आगे चलकर यही भ्रूणपोष का निर्माण करती है। भ्रूणपोष या अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडोस्पर्म। तो आप समझ में आया कि नहीं आप लोगों को द्वितीयक निषेचन का मतलब होता है कि जब परागकण की दूसरी कोशिका ध्रुवीय कोशिका से मिलती है तो उसे द्वितीयक निषेचन कहते हैं। चलिए बच्चों, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब होता है कि बिना निषेचन के जब किसी पौधे में फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के ही फल का निर्माण अगर हो जाए तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। और अनिषेक फलन वाले फलों में बीज नहीं पाया जाता है, अर्थात अनिषेक फलन वाले बीज रहित होते हैं, उसमें बीज पाया नहीं जाता है। जैसे अंगूर, केला, अनानास, पपीता, नींबू आदि। जैसे इस नोट्स में आपको देख रहे हैं कि जब पादपों में परागकण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप बीज रहित फलों का विकास होता है, अर्थात इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। जैसे अंगूर, केला, अनानास, पपीता, नींबू आदि। चलिए बच्चों, सातवां प्रश्न देखते हैं। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का अर्थ होता है कि पुष्प के परागकोश में जो पराग कणों का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं की बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पराग कोश में जो मातृ कोशिकाएं होती हैं वह पराग कणों का निर्माण करती हैं और इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें 2 या 3 बार विभाजन होता है, जिसमें पहला होता है जो मातृ कोशिकाएं होती हैं वह द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं। 2n यानी द्विगुणित होती हैं। 2n में यहाँ पे इसमें फिर 2 बार विभाजन होता है। 2 बार विभाजन होने के फलस्वरूप इनमें 4 मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसको लघु बीजाणु कहते हैं। यह लघु बीजाणु पादप नर का युग्मक भीट होता है। चलिए बच्चों, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन का मतलब होता है कि जब इम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश का जब निर्माण होता है तो उसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो इम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूणकोश होता है, वह बीजांड के अंदर होता है। बीजांड के अंदर
यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। गुरु बीजाणु जनन, मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन का मतलब होता है इम्ब्रियो सैक, या इसको कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण भ्रूण कोश के बनने की प्रक्रिया ही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। इसमें हमने आपको बताया था कि यह मादा जनन अंग स्त्री केसर है। स्त्री केसर के हमने 3 भाग बताए। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिका, इसको कहते हैं पूरे भाग को अंडाशय। अंडाशय के बीच में गोल सी संरचना है, इसको कहते हैं बीजांड। अब बीजांड के बीच में यहाँ पे थैलीनुमा संरचना है, इसको कहते हैं हम लोग भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में एक मातृ कोशिका होती है। मातृ कोशिका जो होती है यह द्विगुणित होती है, 2n होती है। इसमें 2 बार विभाजन होता है, एक बार समसूत्री और दूसरी बार अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह 4 कोशिकाओं में विभाजित होता है। 4 कोशिकाओं में विभाजित होने के फलस्वरूप इनमें से 3 कोशिका नष्ट हो जाती हैं, 1 कोशिका रहती है जो कार्यरत रहती है। आगे चलकर यही कोशिका ऊपर 3 कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा बीच में 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है और नीचे 3 कोशिकाओं का निर्माण करती है, और इसी तरह से यह भ्रूणकोश का निर्माण कर देती है, जिसे हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त चक्र, यह मानव जनन के चैप्टर से संबंधित है। आवर्त चक्र, आवर्त चक्र स्त्रियों में पाया जाता है। आवर्त चक्र को दूसरा नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, या इसको रजोधर्म भी कहते हैं। आवर्त चक्र, जब लड़कियों की उम्र 12 से 13 वर्ष की होती है तो उनके शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। जो ईस्ट्रोजन होता है यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण को विकसित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण वे होते हैं जो एक अवस्था के बाद शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के फलस्वरूप सबसे इम्पोर्टेंट है आवर्त चक्र शुरू हो जाता है। आवर्त चक्र शुरू करने में यह ईस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप जानते हैं कि मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है अंडाशय। अंडाशय शरीर में एक जोड़ी पाया जाता है। अंडाशय का जब चित्र देखेंगे तो अंडाशय का इस तरह से चित्र आपको दिखाई देता है। अंडाशय के बीच में एक पुटिका कोशिकाएं होती हैं। यह पुटिका कोशिकाएं जो होती है FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके प्रभाव के कारण यह पुटिका कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा अंडाणु बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंडाणु जैसे बन जाता है, अंडाणु के बीच में थोड़ा सा ब्लड की मात्रा इकट्ठे हो जाती है और इसके बाहर जीव द्रव्य इस तरह से भर जाता है और अंडाणु धीरे धीरे विकसित होकर द्वितीयक अंडाणु में बदल जाता है। द्वितीयक अंडाणु में बदलने के फलस्वरूप ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम लोग गर्भाशय, इसको कहते हैं अंडवाहिनी, इसको कहते हैं हम लोग अंडाशय। हमने अभी बताया कि अंडाशय जो होता है यह ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, जबकि जो पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क में पाई जाती है, यहाँ से FSH हार्मोन का स्राव होता है। यह FSH हार्मोन के स्रावण के फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है और जैसे अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं तो मस्तिष्क से पीयूष ग्रंथि से एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसको LH हार्मोन कहते हैं। LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फलस्वरूप यह अंडाशय की दीवार टूट जाती है और टूटने के फलस्वरूप यह अंडाशय फैलोपियन नलिका में पहुंच जाती है।
फैलोपियन नलिका में, या इसको कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में पहुंचने के फलस्वरूप यह 2 से 3 दिन तक यहाँ पे स्थिर रहती है। यदि शुक्राणु अगर मिल जाता है तो यहाँ पे निषेचन प्रक्रिया संभव हो जाती है। तो पूछा जाता है कि मानव में निषेचन प्रक्रिया कहाँ संभव होती है, तो अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी या इसको अंग्रेजी में फैलोपियन नलिका। यदि निषेचन प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो यह अंडाणु खिसक कर गर्भाशय की दीवार में चला जाता है, और गर्भाशय की दीवार में आने के फलस्वरूप गर्भाशय की दीवार को एक और हार्मोन तोड़ने का काम करता है, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय की दीवार इंडोमेट्रियम को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद यहाँ से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से खून के द्वारा यह अंडाणु भी शरीर से बाहर निकल जाता है, और इसी प्रक्रिया को आवर्त चक्र कहते हैं। आवर्त चक्र यह 12 से 13 वर्ष की शुरू अवस्था में होती है, जिसको हम लोग मीनार्च अवस्था कहते हैं। मीनार्च अवस्था कहते हैं, और यह अवस्था 50 से 55 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाती है, जिसे कहते हैं मीनोपाउच अवस्था। आवर्त चक्र 3 चरणों में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। आवर्त चक्र 3 अवस्था में बांटा गया है। पहला होता है रजोस्राव प्रावस्था। यह रजोस्राव प्रावस्था लगभग 5 दिनों तक चलता रहता है। 5 दिन के बाद गर्भाशय की भित्ति जो होती है, कुछ रुधिर की मात्रा होती है जो शरीर से बाहर निकलती है। यह रजोस्राव प्रावस्था 5 दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। 5 दिनों के बाद समाप्त होने के बाद दूसरी अवस्था आती है, जिसको पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं। पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था 6 से 13 दिन के बीच पीयूष ग्रंथि के FSH हार्मोन के प्रभाव से 20 पुटिकाओं में पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था में हमने बताया मस्तिष्क से FSH हार्मोन के स्रावण के फलस्वरूप 20 पुटिकाओं में द्विबंधी होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, जिसमें केवल एक ही पुटिका बंद कर अन्य पुटिकाएं पूर्व कोशिका में बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के फलस्वरूप द्वितीयक अंडाणु का निर्माण करती है। और अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था, पीयूष ग्रंथि से FSH हार्मोन के स्रावण के फलस्वरूप यहाँ पे पुटिका कोशिकाओं में जीव द्रव्य के भर जाने के फलस्वरूप द्वितीयक अंडाणु का निर्माण होता है, जबकि पीयूष ग्रंथि के द्वारा LH हार्मोन के स्रावण के फलस्वरूप यह अंडाशय की दीवार टूट जाती है, और अंडाशय यहाँ पे आ जाता है फैलोपियन नलिका में। अंडाणु जब फैलोपियन नलिका में आ जाता है, यह 14वें दिन होता है। कितने दिन? 14वें दिन। तीसरी अवस्था होती है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। यह 15वें से 18वें दिन के बीच होती है। इसमें ग्रेफियन पुटिका जो होती है वह टूट जाती है, और कार्पस लुटियम में बन जाती है, और कार्पस लुटियम में अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होने लगता है, और अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है, जिससे गर्भाशय की इंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, और वह इंडोमेट्रियम टूटकर ब्लड के माध्यम से जो अंडाणु होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। चलिए बच्चों, 10वां प्रश्न देखते हैं, अंडाणु जनन। अंडाणु जनन का मतलब होता है कि अंडाशय में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन में 3 प्रावस्था होती है। फर्स्ट होती है गुणन प्रावस्था, दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था, और तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था। यहाँ पे देखिए परिपक्वन प्रावस्था। तो हमने अभी बताया आप लोगों को कि अंडाशय में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंड जनन के 3 भाग होते हैं। तो गुणन प्रावस्था, पहले देखते हैं गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था का मतलब होता है कि अंडाशय में, यहाँ पे हमने आपको भी बताया कि अंडाशय में यहाँ पे पुटिका कोशिकाएं होती हैं। पुटिका कोशिकाएं थोड़ा सा ब्लड की मात्रा लेकर इसमें जीव द्रव्य भर जाता है। जीव द्रव्य भरने के फलस्वरूप यह अंडाशय धीरे धीरे बड़ा होने शुरू हो जाता है, और बड़े होते होते यह द्वितीयक अंडाणु में परिवर्तित हो जाता है।
द्वितीयक अंडाणु में परिवर्तित हो जाएगा और परिवर्तित होने के फलस्वरूप यह LH हार्मोन के प्रभाव के कारण अंडवाहिनी में टूटकर पहुंच जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह प्राइमरी सेल है, प्राथमिक कोशिका होती है। इसमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में बंटने के बाद यह 4 ओगोनियम अंडाणु कोशिकाओं में बढ़ती है और अंडाणु कोशिकाओं में बंटने के बाद यह 3 कोशिका नष्ट हो जाती है। इसमें से एक कोशिका जो कार्यरत रहती है, आगे चलकर यह प्राइमरी oocyte यानी प्राथमिक अंडाणु का निर्माण करती है और प्राथमिक अंडाणु में इस तरह से ग्रोथ फेज आता है और ग्रोथ फेज के फलस्वरूप यह इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ से 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 पोलर बॉडी हो जाते हैं, एक कार्यरत रहता है और यही अंडाणु आगे चलकर निषेचन प्रक्रिया में सहायता करता है। तीसरा आता है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था में हमने बताया कि जब अंडाणु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो पूर्ण रूप से विकसित होने के फलस्वरूप यह पुटिका कोशिका के फटने से द्वितीयक अंडाणु मुक्त होकर फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश क्रिया के पश्चात यह परिपक्वन अंडाणु कोशिका के छोटी ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करता है और इस तरह से जब परिपक्व अंडाणु हो जाता है तो फैलोपियन नलिका में जाने के बाद शुक्राणु के मिलने के बाद निषेचन प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न हो जाती है। चलिए 10 प्रश्न हमने आप लोगों को बताया और आगे का टॉपिक अगले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा।